नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे चल रही होगी। तो आज हम दोस्तों एक नया पेपर लेकर आए हैं एस्टेट का। 2022 में जो एस्टेट का पेपर हुआ था और उसका हम साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे बाद में तो कोई पेपर हुआ ही नहीं है और दिन प्रतिदिन जो पेपरों का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो थोड़ा लो लेवल है। इसके बाद में कोई पेपर हुआ ही नहीं है जो डिफ़िकल्ट पेपर माना जाता है 2022 वाला। तो आज हम इसको सोल्व करेंगे और आगे आने वाला जो पेपर है उसके बारे में हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली तरीके से देखना और आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी हैं। तो जो फैक्ट या जो पोर्शन हमारा रह गया है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, तो वो इस पेपर से हमारे जज हो जाएंगे और उसके बाद हम अपनी तैयारी को थोड़ा नया रूप दे सकते हैं, तैयारी को धार दे सकते हैं। तो एक बार आप अपने आप को परख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो मैं साथ में आंसर बताऊंगा और आप भी अपने आंसर है वो खुद एक बार पहले सोच लीजिए और उसके बाद मिलान करिए आपके आंसरों का। तो ये 2022 का पेपर है, लेवल 2 यानी जो TGT वाला है उसका पार्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत यानी नीड हायरार्की थ्योरी। तो नीड हायरार्की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? मोटिवेशन की। तो ये तो एक फैक्ट है, अगर आपने याद किया है तो याद है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है समझने वाला। तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके द्वारा? ये था हमारा मैस्लो। तो इसका आंसर होगा मैस्लो के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो यानी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को मापने की कौन सी जो विधि है जो एक प्रक्षेपी नहीं है, प्रोजेक्टिव तकनीक नहीं है पूछा। ये आप ध्यान रखिए, इसने क्या पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए, इसमें शब्द साहचर्य विधि, दूसरी है वाक्य पूर्ति विधि, वर्णन गति विधि और समाज विधि। ऊपर वाली जो 3 विधि है ये प्रोजेक्टिव मेथड है। शब्द साहचर्य ये भी ये शब्द साहचर्य गाल्टन के द्वारा दी गई थी। वाक्य पूर्ति पाइन और टेंडलर के द्वारा दी गई थी, ये भी है। वर्णन गति वाली है, ये भी एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है। तो जो समाज विधि है, ये जो हमारा जो 4th आंसर होगा समाज विधि, यह इसका आंसर होगा, क्योंकि यह जो पर्सनैलिटी का है जो प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, तो ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? देखिए, 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा भी होगा कि एक तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं हम और एक होते हैं हम बाहरी रूप से। तो देखिए, हम कौन सा, इसने ये पूछा है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, मतलब जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो पहचाननी है हमें। पहला है कि ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना। तो ये तो एक प्रकार की, हम ट्रॉफी के लिए अगर खेल में कंपटीशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो बाह्य अभिप्रेरणा है। दूसरा है वेतन के लिए नौकरी करना। तो ये भी एक प्रकार का बाह्य अभिप्रेरण हो गया, क्योंकि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो वेतन के लिए कर रहे हैं नौकरी, तो ये भी एक बाह्य अभिप्रेरणा होगी। तीसरा है आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। ये अगर हम देखते हैं तो ये आत्म संतुष्टि मतलब ये हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं समाज की सेवा करने के लिए, तो ये एक प्रकार की कौन सी है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। और नेक्स्ट, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3rd, आत्म संतुष्टि के हेतु समाज सेवा करना। तो ये प्रकार की कौन सी अभिप्रेरणा हो जाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा होगा, एक मिनट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, वो क्या होगा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम TAT बोलते हैं, ये मॉर्गन और मुरे के द्वारा दिया गया था 1935 के अंदर। तो ये किसको मापता है? ये बुद्धि को मापता है, ये विषमता को मापता है, अभिवृत्ति को मापता है, व्यक्तित्व को मापता है। तो ये आपको पता है कि ये व्यक्तित्व को मापने के लिए मॉर्गन और मुरे के द्वारा जो दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्सनैलिटी। तो यानी जो लास्ट 4th है, व्यक्तित्व को मापने के लिए TAT
थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। अगर आपने एडजस्टमेंट पढ़ा है, अगर कोई व्यक्ति एडजस्टमेंट है, एडजस्टेबल है, समायोजन है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा। ये आप थोड़ा सा नहीं है यहाँ पर थोड़ा ध्यान कर लीजिए। और यहाँ पर अंडरलाइन ये थोड़ा सा डार्क में भी दे रखा है, लेकिन कई एग्जाम में ये नहीं होता है। ये आप थोड़ा सा इसमें कि कौन सा है पूछा या नहीं पूछा है, तो इसमें नहीं पूछा है समायोजन के संदर्भ। तो इसमें यह असंतुलन उत्पन्न करता है। ये देखिए अब, क्या कोई समायोजन होगा तो वो असंतुलन उत्पन्न करेगा क्या? कुछ समायोजित हो गया तो वो असंतुलन कैसे, वो तो संतुलित हो गया। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, बिल्कुल। एक समायोजन है वो वातावरण में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है, यह भी बात सही है। तो समायोजन से संबंधित 3 है ये सही है, और जो ये पहला ऑप्शन है ये गलत है। तो इसने सही नहीं है वो पूछा है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे से संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। पलटाव का मतलब जब बच्चा है वो किसी चीज़ के पीछे का जो मतलब है वो जानने लग जाता है। यानी अगर हम किसी बच्चे को यूँ कहते हैं कि 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, तो वो बच्चा ये भी जान सकता है कि 5 में 1 जोड़ने से 6 होता है। तो यानी ये उल्टा पुल्टा अगर हम पूछ ले तो ये पलटावी चिंतन है वो कौन सी, आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी संवेदीपेशीय अवस्था, फिर थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 0 से 2, ये 2 से 4, ये 4 से 7 और ये 7 से 12। तो ये जो पलटाव है ये जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था थी मूर्त, या जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, तो ये इस अवस्था के अंदर उत्पन्न हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो सेकंड वाली है इसके अंदर इसकी कमी होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर नहीं, ये तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वाली जो अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये पलटाव की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें फिर नहीं पूछा है। एंड देखिए एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी, तो उन 8 अवस्थाओं में कौन सा क्रम है वो सही नहीं है। यानी आपने अगर एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की सारी अवस्थाएं पढ़ी है तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो जैसे सिगमंड फ्रायड ने 4 अवस्थाएं बताई थी ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए एरिक्सन ने ये मनोसामाजिक विकास की और 8 अवस्थाएं दी थी। तो जिसमें से कह रहा है कि जो पहली अवस्था थी वो पहल बनाम अपराध, तो पहल बनाम अपराध है ये तीसरी अवस्था में था। ये आप देख लीजिए। देखिए पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, तो फिर थी स्वायत्त बनाम लज्जा। तो आप इसमें देखिए पहल बनाम अपराध ये तीसरी अवस्था ही थी। फिर था पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये 5वीं अवस्था थी। फिर थी स्वायत्त बनाम लज्जा शंका, ये पहली अवस्था नहीं थी। अगर आपको पहली भी पता है ना तब भी आपका क्वेश्चन है, आप इसको एलिमिनेट मेथड से आप निकाल सकते हो। पहली कौन सी थी, विश्वास बनाम अविश्वास, लेकिन इसने दे रखी है स्वायत्त बनाम लज्जा एवं शंका। तो विश्वास बनाम विश्वास, तो इसका मतलब हमें आंसर पता चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये 3rd होगा। तो ये अवस्था है वो एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्था से मेल नहीं खा रही है। बाकी इसकी जो सारी अवस्थाएं हैं वो सही देखा रखी है। आप एक बार एरिक्सन की मनोसामाजिक अवस्थाएं के 8 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लीजिए। और ये जो एरिक्सन की जो अवस्थाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे एरिक्सन का हो गया, अल्बर्ट बांडुरा वाला हो गया, जीन पियाजे का हो गया, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते ही आते हैं। तो इन 4-5 जो टॉपिक है इन पर आप एक बार अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। अभी भी हमारे पास टाइम है तो ये हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सब कुछ बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें हम फटाफट क्वेश्चनों को देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चनों का लेवल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर की कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका ग्रेस मार्क मिला था। तो इसमें बहिर्गमन, विभेदन, स्वतः आपूर्ति और पुनर्बलन,
तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। इसमें सारे ही है जो स्किनर में आता है, तो इसका जो है वो ग्रेस मार्क दिया गया था, बोनस दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को अब नहीं करेंगे। इसमें आप याद रख सकते हो कि एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ है, ये स्किनर के सिद्धांत, इस कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो स्किनर से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप समझते, इसमें ग्रेस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है। अभिवृत्ति यानी अभिवृत्ति को एटीट्यूड, अगर आपने एटीट्यूड वाला टॉपिक पढ़ा है तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया। हम किसी भी चीज़ के प्रति हमारा नज़रिया हो सकता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी के प्रति भी, तो इस नज़रिए से संबंधित कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला क्या कह रहा है कि अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। बिल्कुल, अभिवृत्ति में अभिप्रेरणा प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। क्या कह रहा है कि अभिवृत्ति है पूर्णतः सकारात्मक और पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। पहले हम सारे ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएगा। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अब देखिए, अभिवृत्ति व्यक्ति और वस्तु बिल्कुल पाया जाता है। अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, बिल्कुल नहीं होती। अभिवृत्ति केवल अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, किसी चीज़ के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो हम पैदा होते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही किसी चीज़ के प्रति उसका एटीट्यूड थोड़ी ना होगा, ये तो उसके बाद में, जन्म के बाद में बनता है। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की अर्जित होती है, इसको हम जन्मजात नहीं कह सकते। तो यही इसका आंसर क्या हो गया, और यही इसका गलत हो गया। तो इसने गलत ही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये फोर्थ होगा इसका। अभिवृत्ति है वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये इसकी बात गलत है। अगर ये कहता अर्जित होती है तो इसकी सही होती, जन्मजात नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन है बच्चों के विकास के बारे में सही नहीं है? तो विकास और वृद्धि के कंसेप्ट अगर आपने पढ़े हैं तो विकास और वृद्धि के दो कंसेप्ट होते हैं, और एक वृद्धि होती है, एक विकास। विकास है वो लाइफ टाइम चलता है, वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद में रुक जाती है। तो ये क्या कह रहा है विकास के बारे में? विकास मात्र अनुवांशिकता का एक उत्पाद है। मात्र यानी केवल। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। क्या हम ये मान सकते हैं कि विकास सिर्फ अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है, या वातावरण पे विकास का कोई असर नहीं होता क्या? वातावरण का विकास पर कोई असर नहीं होता क्या? ये बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो विकास, डेवलपमेंट फॉलो ए रैंडम पैटर्न। रैंडम पैटर्न बिल्कुल नहीं होता, यानी एक विकास है वो एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण नहीं करता है। विकास एक संचयी, डेवलपमेंट इज एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? विकास के जो सारे आयाम है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसमें नहीं, कौन सा सही है पूछा है, तो विकास मात्र अनुवांशिकता बिल्कुल नहीं होता। विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विकास एक यादृच्छिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, नहीं होती। विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। यही हमारा आंसर होगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11। जो 11 क्वेश्चन का ये क्या कहता है? कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। तो संस्कृति मुक्त, जो कैटल ने जो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण दिया था, ये एक प्रकार का नॉन वर्बल टेस्ट था बुद्धि का। तो इसमें ये क्या कह रहा है, कौन सा प्रकार? व्यक्तिविक शाब्दिक परीक्षण। अगर आपको इतना भी पता है ना कि वे जो कैटल ने दिया था संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये नॉन वर्बल था, फिर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण बिल्कुल नहीं था। शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक, अगर शाब्दिक आ रहे हैं तो ये वो बात गलत है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक था। तीसरा क्या कह रहा है कि यह एक अशाब्दिक परीक्षण था, बिल्कुल यह अशाब्दिक परीक्षण था। शाब्दिक इसमें भी सब, तो तीनों में क्या रहा है? शाब्दिक, यानी वर्बल। अगर जहाँ वर्बल आ रहा है तो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण वर्बल नहीं था, ये नॉन वर्बल टेस्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यह अशाब्दिक परीक्षण था, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? यानी जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी की करैक्टरिस्टिक्स नहीं है पूछा है। क्या जो सृजनात्मक बच्चा होता है उसमें मौलिकता होती है कि नहीं होती? ओरिजिनलिटी बिल्कुल होती है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अनियमितता, रिजिड, बच्चा रिजिड मतलब एक कठोर,
तो सृजनात्मक बच्चा कठोर नहीं हो सकता, अनियमितता नहीं होती, धारा प्रवाह फ्लुएंसी बिल्कुल होती है। तो ये 3 चीज़ें इसकी सही है। अनियमितता, ये वाला जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा, ये गलत है, ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? यानी जो शिक्षण करवाते हैं, जो अधिगम करवाते हैं, उस कौन सी प्रक्रिया जो प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शिक्षण कौशल, क्या शिक्षक में शिक्षण यानी पढ़ाने का कौशल कैसा है, टीचिंग स्किल कैसी है टीचर की, क्या वो प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, कि शिक्षक का जो स्वास्थ्य है वो सही है कि नहीं, शिक्षक खुद ही बीमार है या खुद ही पीड़ित है तो वो बच्चों को किस प्रकार शिक्षण करवा सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। शिक्षक का विषय ज्ञान, बिल्कुल सब्जेक्ट ज्ञान, शिक्षक का जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है तो क्या वह जो शिक्षण प्रक्रिया मेरी प्रभावी होगी, इफेक्टिव होगी? बिल्कुल नहीं होगी। शिक्षक का शारीरिक रूप, बिल्कुल ये शिक्षक का शारीरिक कोई डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या पूछा इसने? प्रभावित नहीं करता है। तो शिक्षक कैसा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये चीज़ कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो शिक्षक का जो शारीरिक रूप है वो इफेक्ट नहीं डालता, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बाकी तीनों कारक हैं, शिक्षक का शिक्षण कौशल भी, शिक्षक का मानसिक यानी उसकी हेल्थ कैसी है वो भी इफेक्टिव करेगी, शिक्षक को विषय का ज्ञान कितना ये भी इफेक्ट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपने साइकोलॉजी को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो आपका इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता हो। और क्योंकि हम पेपर के टाइम में थोड़ा सा माइंड को अगर एडजस्टमेंट करके चलते हैं ना, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को सोच लेते हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर इर्द गिर्द ही होते हैं। थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता होती है और घर आने के बाद हमें वही क्वेश्चन आसान भी लगने लगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? वृद्धि, अभी हमने एक विकास का क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर, ये वृद्धि का आया है। तो वृद्धि में क्या कहता है कि वृद्धि संरचनात्मक होती है, संरचनात्मक यानी जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन लाती है। फिर है फंक्शनल, प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों होता है। तो वृद्धि होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल होता है। प्रक्रियात्मक या फंक्शनल सिस्टम में, फंक्शनल तो क्या होता है? डेवलपमेंट, दिमाग होता है, तो डेवलपमेंट में प्रक्रियात्मक आएगा। तो वृद्धि किस प्रकार का? एक प्रकार का स्ट्रक्चरल होता है, तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? अगर आपने सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी वाला अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप देखें, अक्लेरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं हमें हिंदी में नहीं पता होते, उसको अगर हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं तो वो ध्यान। तो अक्लेरेशन किस में होती है? प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी विशेषता होती है अक्लेरेशन। तो ये एक प्रकार का एक फैक्ट ही है, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो याद होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व। तो ये क्या होगा? एक गिफ्टेड चाइल्ड में होती है अक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? स्किनर के द्वारा पुनर्बलन अनुसूची दी गई थी और उस पुनर्बलन अनुसूची में अंतराल और अनुपात और सतत, ये 3 प्रकार के पुनर्बलन बताए गए। तो ये क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ते हो कि प्रत्येक सही अनुक्रिया को, यानी बच्चा प्रत्येक सही अनुक्रिया कर रहा है और उस हर अनुक्रिया को बच्चे की पुनर्बलन, और हर काम पर उस बच्चे को पुनर्बलन दिया जा रहा है, सही प्रत्येक सही अनुक्रिया पर। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का लगातार, तो उसको लगातार पुनर्बलित किया जा रहा है। तो इसमें ना तो अंतराल दिया जा रहा है, ना परिवर्तन अंतराल, ना अनुपात में दिया जा रहा है, तो उसको क्या है? सतत, लगातार पुनर्बलित किया जा रहा है। तो इसका आंसर यही होगा, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, विकास जो अनुधैर्य अक्ष सिर से पैर, इसने ब्रैकेट में दे दिया है, कई बार ये डायरेक्ट भी देता है, ब्रैकेट में नहीं आता है। सिर से पैर दिया है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम समझ लेते हैं कि कौन सा पूछ रहा है। तो सिर से पैर की दिशा में आगे जो विकास बढ़ता है वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल एक्सिस कार्ड, तो यानी हेड टू फुट, तो फुट की तरफ चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम सिफेलिक कोडल। तो ये क्वेश्चन, ये एक प्रकार का फैक्ट है, सिफेलिक कोडल होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है? ये प्रोक्सिमो केंद्र से सिरे की तरफ, केंद्र से सिरों की तरफ चलता है। तो सर्पिल, ये भी विकास की एक विशेषता होती है, लेकिन इसमें सिर से पैर की तरफ पूछा है तो इसका आंसर होगा सिफेलिक कोडल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वह है,
एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई सत्र की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो ये समझ आ जाता है, नहीं तो ये गायब कर देगा मैं। किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है जहां प्रश्न कठिनाई सत्र की दृष्टि से समान है, यानी डिफिकल्टी लेवल उनका समान है किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। जहां पर समय को यानी जहाँ पर टाइम को महत्व दिया जाता है तो यानी वो कौन सा परीक्षण है, वो एक प्रकार का गति परीक्षण है, एक प्रकार की स्पीड टेस्ट है जहाँ पर समय को महत्व दिया जाता है। तो स्पीड समय अगर आ जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है स्पीड टेस्ट होता है वो। तो बुद्धि का ये कौन सा है, स्पीड टेस्ट है। शक्ति परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण ये नहीं है, पावर टेस्ट भी नहीं है, निष्पादन परीक्षण भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा गति परीक्षण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं सारे ऑप्शन अगर क्लियर करूंगा तो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो बने, इसलिए मैं ये आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। देखिए इसने पूछा कि कौन सी सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन भी बोनस में चला गया था, इसका भी ग्रेस मार्क मिला था। तो इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, तो साक्षात्कार भी व्यक्तिनिष्ठ है, आत्मकथा भी व्यक्तिनिष्ठ है, और अवलोकन ऑब्जर्वेशन है ये व्यक्ति, लेकिन शब्द शास्त्र ये दो, ये प्रोजेक्टिव मेथड है और ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो इसमें दो ऐसे हो गए जो ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, ये दोनों ही क्या है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ना तो अवलोकन विधि है ना शब्द शास्त्रीय विधि है। तो ये इसमें बोनस मिला था, तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं है पूछा इसने, तो नहीं है, इसमें दो व्यक्तिनिष्ठ है, दो, एक ऑब्जेक्टिव है एक प्रोजेक्टिव मेथड है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है, यह उदाहरण किसका है। मतलब मीनल किसके बारे में बात हो रही है, ये सारी बात किस, एक के बारे में बात हो रही है ना, खुद के बारे में बात हो रही है मीनल के, कि औसत में सृजनात्मकता और समायोजन में उच्च स्तरीय है, तो यानी उस खुद के बारे में ही बात हो रही है। और यह उदाहरण क्या है, देखिए इसमें एक तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एक इंट्रा इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल का मतलब होता है दूसरों के बारे में, इंट्रा का मतलब होता है खुद के बारे में। तो इसमें सारी बात क्या है, मीनल के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक, इसमें देखिए थोड़ा आप हिंदी वर्जन ना देख के इंग्लिश में देखते हो तो समझ, इंट्रा का मतलब स्वयं से संबंधित, इंट्रा का स्वयं से संबंधित, इंटर का मतलब होता है दूसरे से संबंधित, तो खुद से संबंधित बात हो रही है, तो इसका मतलब अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं का जिक्र है इसमें, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। तो ये एक प्रकार का फैक्ट, तो ब्रूनर ने कौन सा दिया है, इंक्लूसिव करिकुलम, स्पेशल करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम और इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो कौन सा दिया है, तो ये एक प्रकार का फैक्ट है, इसका आंसर होगा थर्ड, सर्पिल जो पाठ्यक्रम है उसका अनुगमन दिया है ब्रूनर के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये कितना आसान क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें साइकोलॉजी पढ़नी छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशियो कल्चर, तो देखिए सोशियो कल्चर यानी सामाजिक और संस्कृति से संबंधित कौन थे, तो इसका आंसर होगा वाइगोस्की, पहला ही आंसर है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के अंदर जो बहुत आसान होते हैं, जो हमें मतलब यूँ लगता है कि इससे आसान है ही नहीं, लेकिन मेरिट क्या है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट को घुमा देते हैं। तो बाकी सारा पेपर है वो हार्ड नहीं होता, 5-7 क्वेश्चन है वहीं पर मेरिट बनती है। तो हमें ओवरऑल सारा पेपर देखना है, तो ताकि आसान क्वेश्चन है वो तो सबको ही आते हैं, लेकिन जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है वो भी आने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास, यानी ये क्या कि बालक क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका होगा आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण। इनमें अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो थोड़ा सा समझ आएगा। एक होता है रेशनलाइजेशन, दूसरा युक्तिकरण। युक्तिकरण में क्या होता है कि किसी भी तरीके से अपनी बात को मना लेना। मार्गंतीकरण यानी मार्ग को ही बदल देना। प्रक्षेपण, दूसरे पे आरोप लगाना, तो ये चीज़ें उनमें होती है। तदात्मीकरण का मतलब होता है कि दूसरे के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना।
ये समायोजन की जो युक्तियां हैं, समायोजन वाले पार्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें से है, तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामीय बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, इसमें कौन सा नहीं है। उसमें आपको पता है 3 चीज़ें दी थी। ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अंदर से कुछ नहीं पूछा इसमें कि इसमें अंदर बाहर बाहर पूछा है सिर्फ कि ऑपरेशनल, कोग्निशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, इसमें कौन सा। तो इसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 चीज़ें थी। जो त्रिआयामीय सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, उसमें संक्रिया भी थी, विषय वस्तु भी था, उत्पाद भी था, तो संज्ञान नहीं था। तो इसमें क्या पूछा, नहीं है, तो संज्ञान नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सक्रिया में भी विषय वस्तु, उत्पाद, इनको भी आगे अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ये डीपली ना, ये एक ऊपर का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 चीज़ें थी, संज्ञान है, ये नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत होते हैं। एक तो त्रितंत्रीय सिद्धांत हो गया, एक त्रिआयामीय सिद्धांत हो गया। त्रिआयामीय सिद्धांत है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, हमने अभी ऊपर बात करी। त्रितंत्रीय सिद्धांत है ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। एक त्रिक्षत्रीय सिद्धांत है वो कैरोल के द्वारा दिया गया है। तो ये त्रितंत्रीय, त्रिक्षत्रीय, त्रिआयामीय, इनको आप जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो देखिए त्रिक्षत्रीय जो सिद्धांत है ये दिया है कैरोल के द्वारा, त्रिक्षत्रीय सिद्धांत। त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है ये त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया स्टर्नबर्ग के द्वारा। त्रिआयामी अगर आ जाए तो वो दिया है गिलफोर्ड के द्वारा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर ने जैव पारिस्थितिक मॉडल दिया था। तो इनके सिद्धांत परिवार और विद्यालय किस पर्यावरण तंत्र की, तो इन्होंने ये पास दिए थे माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोमो सिस्टम। तो इसमें इसने क्या पूछा है, बिल्कुल पहला ही पूछ लिया कि परिवार और विद्यालय। तो परिवार और विद्यालय किस में आते हैं, माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, माइक्रो सिस्टम। फिर होते हैं मीजो सिस्टम, जिसके अंदर परिवार और जो विद्यालय होता है उनके बीच का संबंध होता है। फिर एक्सो सिस्टम जो डायरेक्ट रूप से बच्चे से संबंधित नहीं, जैसे माता पिता का कोई ऑफिस है, माता पिता का जो कार्यस्थल है वो बच्चे पर इफेक्ट डालता है। यानी ये आप जो ब्रेनर का है ये आप जैव परिस्थिति का मॉडल एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप एक बार भी रीड कर लेंगे तो इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो यानी सिद्धांत दिए गए हैं और एक साइड में प्रतिपादक दिए गए हैं। तो ये आप देखिए कि पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट। बांडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। वाइगोस्की के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत बिल्कुल नहीं दिया गया। वाइगोस्की के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत है वो नहीं दिया गया। तो वाइगोस्की के द्वारा कौन सा, वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक, जो हमने ऊपर पढ़ा था सोशियो कल्चरल थ्योरी, वो दी गई थी वाइगोस्की के द्वारा। तो वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया गया, ना कि नैतिक विकास का। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग का अगर नाम आता है तो उसको हम नैतिक विकास का सिद्धांत करेंगे। वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 28 नंबर। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। समायोजित, अगर कोई व्यक्ति है वो एडजस्ट है, वेल एडजस्टेड व्यक्ति है, तो उसकी क्षमता कौन सी नहीं है। अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूकता बिल्कुल होगी। अगर कोई व्यक्ति समायोजित है तो वह अपनी क्षमता और सीमाओं के बारे में जागरूक होगा। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, क्या व्यक्ति जो समायोजित होगा वो दूसरों का, खुद का सम्मान नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। संतुलित आकांक्षाएं बिल्कुल होंगी। व्यवहार में अनियमितता, तो रिजिड है इन बिहेवियर, रिजिडिटी इन बिहेवियर में बिल्कुल नहीं होगी। कठोरता उसके व्यवहार में नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा 4th। तो इसमें पूछा भी यही है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 4th नंबर नहीं है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी, ये एक प्रकार का फैक्ट ही है और ये स्टेटमेंट है। ये अगर हमने पढ़ रखा है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ रखा है तो ये नहीं आता। ये हेडफील्ड के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है।
आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। गेस्टाल्टवाद ये जर्मनी का एक सिद्धांत है, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक का, जिसको हम समग्रवाद या हुल बोल सकते हैं। तो ये समग्रवाद का जो सिद्धांत है, ये इसमें कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो संबंधित नहीं है। पहला क्या है इसमें, कोहलर, बिल्कुल। कोफका संबंधित है, क्रेस्मर नहीं है, वर्दीमर है। तो इसका जो जनक माना जाता है वो तो वर्दीमर को माना जाता है, और इसके जो साथ थे वो थे कोहलर और कोफका। तो इसका जो आंसर, इसने क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्रेस्मर नहीं है। इसका जो आंसर है क्रेस्मर, क्रेस्मर इसका नहीं है। तो गेस्टाल्टवाद का जो संबंधित है उसमें कोहलर, कोफका और वर्दीमर का नाम आता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पेपर है अच्छे तरीके से सोल्व किया होगा, आपने खुद भी अपने आंसर अज्यूम किए होंगे, और आपको पता चल गया होगा कि जो एस्टेट का पेपर है उसमें साइकोलॉजी कैसी आती है। और अगर आपकी अब भी आपको यूँ लग रहा है कि मेरी कम तैयारी है, तो आपके पास अब भी 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप अच्छे तरीके से साइकोलॉजी को टाइम देकर और अपने जो कंसेप्ट है इर्द गिर्द के इनके चार और क्लियर कर सकते हैं। कोई मुश्किल पेपर नहीं आता है, पेपर बिल्कुल आसान आता है अगर हमारा अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।